अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। क्या नया साल पाकिस्तानी सियासत में आने वाले जो नए तूफान है उन्हें थाम सकेगा? मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। बट सिंध और पंजाब दोनों जगह सियासत बहुत अपनी औज पे। सिंध की शहरी सियासत बदल रही है और पंजाब की तो पूरी सियासत का आवे का आवा ही खराब है। अब आने वाले दिनों में होगा क्या, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब पहला सवाल ये है कि सिंध के शहरी इलाकों में जो सियासत हो रही है वो किस हद तक और किसकी तरफ जा रही है और यहाँ से किसको फायदा हासिल होगा। था जिसका इंतजार वो आ गया है शाहकार कि मैंने आपसे कहा था कि मुत्तहिदा के तमाम जमातें एक होके एक प्लेटफॉर्म के तले इलेक्शन लड़ना चाहेंगी। गवर्नर साहब इसी चीज के लिए कुछ तगोदो तो कर रहे हैं पर अब तक कोई खास बात बन नहीं सकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान का मानना यह है कि तमाम सियासी जमातें जो अलग धड़े हैं वो एमक्यूएम में आके जम हो जाएं और इनकी बाइज्जत तरीके से वापसी भी हो। पर बहुत सारों का कहना यह है कि अगर हम अपनी पार्टियां खत्म करेंगे जैसे पीएसपी तो हमारा सियासी मुस्तकबिल एमक्यूएम में क्या होगा। फारूक सत्तार अपनी जिद से पीछे हट चुके हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शंस हो, पर कब तक और कहां तक फारूक सत्तार भी क़यादत से दूर रह सकेंगे, क्योंकि वालिद के जाने के बाद ये सारे लोग बड़े हो गए और सारे लोगों को वालिद बनना है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। और बल्दियाती इलेक्शन कुछ ज्यादा दूर नहीं है, कुछ दिनों की बात है और बल्दियाती इलेक्शन का आना है। पर कराची के अंदर जिस तरीके की इस वक्त कैंपेनिंग चल रही है, या तो ग्राउंड पे सबसे ज्यादा जमात इस्लामी काम कर रही है या फिर अंदरून खाना किसी हद तक पीटीआई अपने कामों में मशगूल है। पर एमक्यूएम पाकिस्तान अभी तक ऑन फील्ड और ऑन ग्राउंड कहीं नजर नहीं आ रही। वो पहले अपनी जोड़ तोड़ तो खत्म कर ले, वो जितनी जल्दी से कंप्लीट करेंगे वो उनके लिए फायदा है। पर इस सब में आफाक अहमद मुस्तकिल अल्ताफ हुसैन की हिमायत में कोई ना कोई छोटा मोटा बयान जरूर दे रहे हैं और बहुत खुल के बात कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन का कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या इन दोनों के कोलैब से कोई कराची की सियासत में इनकलाब या कराची की सियासत में बदलाव आ सकता है? ये भी आने वाला वक्त और नया साल ही बताएगा। मैं आपको अभी इतना बता सकता हूं खाली कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरी मालूमात है, अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी हटने में बस कुछ ही दिन बाकी है और कुछ ही दिन में हट सकती है। पर इसमें सबसे बड़ी रुकावट वो 7 सीटें हैं जो नेशनल असेंबली में इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है। एमक्यूएम पाकिस्तान किसी भी सूरत अल्ताफ हुसैन को ऑन होने नहीं देना चाहती और अपनी सियासत खत्म नहीं करना चाहती। जैसे ही उनके ऊपर जरा सी नरमी आती है तो मुक्तदा हल्कों को ये बोला जाता है कि हम अपनी 7 सीटों की जो अक्सरियत है वो विड्रॉ कर लेंगे और ये हुकूमत किसी भी तरीके से चलने नहीं देंगे। और इस वक्त मुल्क जिस सियासी बहरान और खास तौर पर जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, कोई भी इस चीज को अफोर्ड नहीं करना चाहता कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त सियासत छोड़े। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब और कैसे और कहां ये ब्रेक थ्रू होता है कि आने वाले अदालती केसेस में अल्ताफ हुसैन को रिलीफ मिलता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में लंदन में केस है और जनवरी के तकरीबन दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान के अदालतों में केस लगा हुआ है। अब इन केसों का नतीजा क्या आएगा और कब आएगा ये तो आने वाला वक्त और अदलिया को ही पता है। पर मुझे इतना पता है कि लंदन का फैसला जल्दी आ जाएगा और जो लंदन का फैसला आएगा क्या वो अल्ताफ हुसैन के हक में आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर वो फैसला अल्ताफ हुसैन के हक में आता है तो ये बात आसानी कही जा सकती है कि जो एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है उसके बानी अल्ताफ हुसैन और उनकी हिदायत के बगैर ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद उनके फॉलोवर्स ने इलेक्शन कमीशन में चले जाना और इस पार्टी के खिलाफ केस दायर कर देना है। अब ये एक नई अदालती और सियासी जंग का इब्तिदा होगी, कैसे हल होगी और कहां हल होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। पर यह अनकरीब बहुत जल्दी मुतवक्के भी है और मुंतजिर भी है लोग इसके कि कब होगा। सियासत में सबको बराबरी का हक है। अल्ताफ हुसैन ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे तो मैं भी फुल स्विंग में कराची में अपनी कैंपेन के साथ जल्द से जुलूस और रैलियों के साथ इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहता हूं बल्दियात के। पर अभी इस वक्त तक ऑन ग्राउंड रियलिटी में उनको इस चीज की ना तो इजाजत मिली है ना मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सारे धड़े मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कराची के वोट बैंक को गेन किया जाए। पर उन्हें वोटर वोट देगा? पिछले बाइकाटों से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। अभी आने वाले वक्त में आप लोगों की राय और आप लोगों की मंशा होगी कि वो कराची के मेयर का ताज किसके सर पे बिठाते हैं। कराची की सियासत को भी फिलहाल यहीं रखते हैं, हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब की सियासत तो ड्रामाई होती जा रही है। जब से अदम एतमाद पहली दफा बुज़दार साहब के खिलाफ आई है उस वक्त के एक सियासी और एक इंतजामी बहरान है जो पंजाब में खत्म ही नहीं हो रहा। कभी पंजाब असेंबली गवर्नर खत्म कर देता है, कभी गए हुए सीएम को गवर्नर वापस बहाल कर देता है। क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बस घूमे जा रहा है और सर में दर्द हुए जा रहा है। पर यह एक ऐसी बैटलफील्ड है जो नए आने वाले इलेक्शंस में यानी नए इलेक्शंस में जनरल इलेक्शंस में सबसे बड़ी बैटलफील्ड होगी। न तो तहरीक इंसाफ इसे लूज करना चाहती है, न ही मुस्लिम लीग नवाज।
और ना पीपल्स पार्टी अपना शेयर छोड़ना चाहती है। अब इस समय जिस आदमी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उस खेल में सबसे ज्यादा फायदा चौधरी परवेज इलाही साहब का हुआ है। वो 30 सीटें मांग रहे हैं सूबाई में और 15 सीटें मांग रहे हैं वफाक में, वो भी पीटीआई से। ऐसा ही हो गया जैसे किडनियां मांग ली हो। अब एक बात बताएं, जिन्होंने 10 सीटों पे पीटीआई को इतना ब्लैकमेल किया है, वो 30 सीटों पे पीटीआई के साथ क्या करेंगे? और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं मैं वफाक में किसी के साथ बगैर किसी कोलैबोरेशन के हुकूमत बनाऊंगा। तो फिर वो काफ लीग के साथ किस तरह हुकूमत चला पाएंगे? कहीं काफ लीग 15 सीटों पर वजीर आजम तो नहीं मांग लेगी? गवर्नर ने कर दिया है डी नोटिफाई सीएम साहब को। अब परवेज इलाही साहब चले गए हैं अदालत। अदालत में कश्मकश तो चलेगी, क्योंकि ये रस्साकशी शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से जो बहुत ही मुतनाज़ा है, जो सियासी तौर पे सबका कहना यह है कि चाहे वो हक में हो चाहे वो ना हक हो, पर उसके बावजूद भी सबका मानना यह है कि वो जो फैसला है वो आईन में रीराइटिंग के बराबर है। और ये फैसला सिर्फ जजों ने अपनी विश और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दिया है। मैं जजमेंट के ऊपर बात कर सकता हूँ, जजों के ऊपर बात नहीं कर सकता, पर जो जजमेंट आई है वो किताब यानी हरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मुतसादिम है। अब हमारा दीन ये कहता है कि जो भी चीज उससे मुतसादिम हो दीवार पे मार दें। क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा कुछ कहता है? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये काम सियासी जमातों का था कि वो इसमें आईनी तरमीम करते, पर वो भी इसमें अभी खामोश बैठे और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को खुद सुधारे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गवर्नर के नोटिफाई करने के बाद परवेज इलाही अदालतों में है और अदालतें उन्हें रिलीफ देंगी या अदालतें उन्हें रिलीफ नहीं देंगी। अब तो ये तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का झगड़ा है। अब ये किस तरह हल होगा और कब किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां से सियासत और पेचीदा हो जाएगी। नेशनल पॉलिटिक्स खास तौर पे जिस तरह कामिल अली आगा को डी नोटिफाई करने का फैसला किया है चीमा साहब ने सेनेट से, और उनकी सेनेट की रुकनियत खत्म करने के लिए सेनेट के चेयरमैन को लेटर लिखा है। अब इसके बाद और कशमकश काफ लीग के अंदर भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफ लीग के नेशनल असेंबली के मेंबरान पेश नहीं और सिर्फ 2 मेंबरान है, सालिक हुसैन और चौधरी और चीमा साहब जो इस वक्त असेंबली में आ रहे हैं। इसका मतलब पार्लिमानी लीडर यही दोनों बना के चुन सकते हैं। तो पार्लिमानी लीडर इस वक्त चीमा साहब है और चीमा साहब इस वक्त जो फैसला करेंगे वो पार्टी हिदायत होंगी। यानी अभी तक ये बहुत सारी सियासत और चर्चा कशी बाकी है। अब आप आने वाले दौर में ये भी देखेंगे कि काफ लीग कहां से टिकट लेगी, जो कि इस वक्त परवेज इलाही साहब के मुखालिफ है। उन्हें कौन टिकट देगा? क्या वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? अभी इसमें कुछ भी कहना कबल वक्त, पर बहुत सारी सियासत है, क्योंकि परवेज इलाही को चौधरी शुजात हुसैन से भी बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि सालिक हुसैन किसी भी सूरत मुनस इलाही को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं पहले वो इस्लाह करें और फिर उनके साथ हाथ मिलाया जाए। अब ये खानदानी चपकलिश, सियासी चपकलिश और हर तरीके का रंग इसके अंदर शामिल हो चुका है। इमरान खान दूर बैठ के जरूर बेनिफिट तो ले रहे हैं और दूर बैठ के सियासत कर रहे हैं और किसी हद तक अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट करवा चुके हैं। इस दफा उन्होंने बाजवा साहब का नाम नहीं लिया तकरीर में। आने वाले दिनों में कितने दिन तक वो बाजवा साहब के नाम पे अपने आप को जब्ती पे कायम रखेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताता है, पर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खान साहब की पास हिस्ट्री यही हमें बताती है कि ना तो उनका हाथ हल्का है ना उनकी जबान हल्की है, और ऑडियो लीक्स तो आपके सामने ही है। तो मैं इस पे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा इजाजत। मुझे रासिम खान को दीजिएगा इजाजत। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जो भी आपका फीडबैक अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।